तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंप्लीट किए थे, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखे थे, प्रोफेशन के क्या फीचर्स थे वो पढ़े थे, एम्प्लॉयमेंट के क्या फीचर्स थे वो पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस किस किस पर्पज से रन होता है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय ऑब्जेक्टिव। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ये दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट को कवर करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक बिजनेस इकोनॉमिकली अपना बेनिफिट देखता है, जैसे उसको प्रॉफिट अर्न करना, रेवेन्यू जनरेशन, ये सब टर्म्स से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटी या कोई ऑब्जेक्टिव बिजनेस का है तो उसे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कहेंगे। आगे हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। अर्निंग प्रॉफिट, मेन बेसिक और फर्स्ट पॉइंट ही आपका दिया है अर्निंग प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस विदाउट प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट ग्रोथ। देख लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, सर्वाइवल के लिए, किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसके अंदर कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ईयर्स हो गए आपको बिजनेस करते करते कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपका कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि उस बिजनेस को अभी भी एग्जिस्टेंस रखे रहे, उसको वाइंड अप कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। ये आप लोग याद रख लीजिए। सेकेंड पॉइंट है सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। Business organizations have to work hard to create new customer and also to maintain the existing customer। कोई भी बिजनेस को कस्टमर को सर्च करने के लिए, कस्टमर को फाइंड करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। अपने एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ती है। अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है तो उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एट अ लोअर कॉस्ट उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, तब उनको न्यू कस्टमर्स मिलते हैं। और ऐसा नहीं कि न्यू कस्टमर्स को बनाने के चक्कर में वो पुराने कस्टमर्स को खो बैठे, तो उनको पुराने कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको भी रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, उनकी भी वांट्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सर्चिंग न्यू कस्टमर्स का ये दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट था, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। इकोनॉमिक में ये आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस की होती है उसमें आता है। थर्ड है इनोवेशंस। इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज। ये देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चेंज का वर्ड यूज किया गया है। इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विच रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा चेंजेस आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, कि जो एक प्रोसेस, जो आपका प्रोसेस होता है कि या कोई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट लाना, इनोवेटिव तरीके से उसे वापस से प्रोड्यूस करना और सेल आउट करना, उसे कहते हैं इनोवेशन। इट हैज़ टू स्पेंड मनी ऑन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम्स होती है, बहुत उसका क्रिटिकल वर्क होता है रिसर्च करना। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केट ट्रेंड के ऊपर रिसर्च करते हैं वो लोग और उस तरीके से उसे डेवलप करते हैं। मार्केट सर्वे किया जाता है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ गई है मार्केट में, उसे अडेप्ट कर रहे हैं कि नहीं अपने बिजनेस को, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, इनोवेशन। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है या कोई स्कैर्स रिसोर्सेज है, तो उसको ऐसे यूटिलाइज करना कि उसका पूरा आउटपुट आपको मिल सके और उसका पूरा बेनिफिट आप लोग उसे ले सके। जैसे यहाँ रीड कर लेते हैं, क्या लिखा है। रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेज। रिसोर्सेज आर स्कैर्स, ये मार्क कर लीजिए। और बहुत सारे इसके यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस। दे शुड बी यूज्ड टू इट मैक्सिमम एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। वो उसके एक एंड लिमिट तक यूज होना चाहिए, उसका कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई आप फ्लोर का यूज कर रहे हैं तो उसका ऐसा यूज करिए कि वो पूरे प्रोडक्ट बनाने में यूज हो, ऐसा नहीं कि आधा बन रहा है और आधा आपका वेस्ट हो रहा है और वो खराब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करेंगे तो आपको वो रिसोर्स जो वेस्ट हो रहा है वो वापस से बाय नहीं करना पड़ेगा, तो वही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आप एफिशिएंटली उसे यूज कर रहे हैं, आपके स्कैर्स रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट इंक्रीज करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो आपको डबल नहीं खरीदना पड़ेगा, कोई भी रॉ मटेरियल को वापस से परचेज नहीं करना पड़ेगा, उसमें ही आप प्रोड्यूस कर लेंगे, तो इससे प्रॉफिट जनरेशन होता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव।
अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस और सोशल ये बहुत अलग अलग चीज हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आइए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आपको सिर्फ बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट नहीं करना है, आप सिर्फ बिजनेस को सस्टेन इस बेसिस पे नहीं कर सकते कि आपका प्रॉफिट आए और सिर्फ आप सेल आउट करें प्रोडक्ट। आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने एंड यूजर को। यहाँ क्या लिखा है देख लीजिए, एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर। क्वालिटी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी। तो ये आप देख लीजिए क्या है, ये 3 पॉइंट है, ये 3-4 वर्ड को मिला के आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनता है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, आप उसमें कोई मिलावट मत करिए। अगर आपको कोई सजेस्ट भी करे कि ये चीज़ ले लीजिए, ये बहुत सस्ता रॉ मटेरियल है और आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं तो आपका इतना आउटपुट आएगा, लेकिन आपकी क्वालिटी पे अगर फर्क पड़ रहा है उस चीज़ से, तो आप उसे इग्नोर करिए। प्योरिटी लाइए अपने प्रोडक्ट में, सेफ्टी लाइए। ऐसा नहीं कि आप कैसा भी बना के प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हो, उसे बराबर से पैकेजिंग करिए, उसकी लेबलिंग करिए ताकि वो सेफ रहे। ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट ऐसा बनाइए कि जब कंज्यूमर ले तो वो कुछ सोच के लेता है, ऐसा नहीं कि आज खरीद के आज ही वेस्ट हो जाए वो चीज़। तो ड्यूरेबल होना चाहिए। और यूटिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी कंज्यूमर क्यों प्रोडक्ट परचेस करता है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी, उसकी वांट, उसका जो चाह होती है उसे वो सेटिस्फाई करने के लिए लेता है। तो ये था आपका फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सोशल तरीके से देखेंगे तो अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी इसको आप लोग, ऐसा वर्ड बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कोई वो बहुत अलग से चीज नहीं लिखी हुई है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग। ये देखिए, जैसा आप लोग ने सुने होंगे कि आपके पेरेंट्स से सुने होंगे कि आजकल अनियंस का बहुत प्राइस हाई हो गया है, टोमेटो का प्राइस बहुत हाई हो गया है। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? इसके पीछे ये रीजन होता है कि कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो उसे इतनी क्वांटिटी में स्टॉक करके रख लेते हैं ताकि वो मार्केट से शॉर्ट हो जाए। और जब ऐसी अनअवॉइडेबल गुड मार्केट से शॉर्ट होती है तो पब्लिक का डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। अनअवॉइडेबल गुड्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अनअवॉइडेबल गुड्स पब्लिक की तरफ से हमेशा डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीजेबल रहता है। जैसे कि जो कंज्यूमेबल फूड्स हो जाते हैं, जैसे ऑनियंस हो गया, टोमेटो हो गया, और भी दूसरे टाइप के जो फूड प्रोडक्ट है वो अनअवॉइडेबल रहते हैं। तो ये ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो नहीं करना चाहिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये भी एक तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। रॉन्ग मेजरमेंट, बहुत से शॉपकीपर, बहुत से ट्रेडर्स, बहुत से रॉ मटेरियल सप्लायर जो होते हैं वो रॉन्ग मेजरमेंट करके रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो वो भी नहीं करना चाहिए। इससे लोगों का नुकसान होता है और आपकी बिजनेस की इमेज डाउन होती है। अगर किसी को पता चल गया कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली बिजनेस की इमेज डाउन होगी और वो कंज्यूमर है वो एक जगह रुक नहीं सकता, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे जंप कर देगा। तो दीज आर शुड बी अवॉइडेड। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। देखिए, जैसा मैं बताया था कि उसका सर्वाइवल और ग्रोथ में बहुत इंपैक्टफुल है ये सब चीजें। तो ये था सोशल ऑब्जेक्टिव का सेकंड पॉइंट, अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग एज अ बिजनेसमैन के माइंड से सोचिए कि अगर आप अपना बिजनेस ओपन करते हैं और ऐसे लेवल पे आपका इंडस्ट्री चल रहा है कि आपको लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस से। देख लेते हैं यहाँ क्या दिया है आपके टेक्स्ट बुक में। बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। बिजनेस शुड क्रिएट जॉब, यहाँ देखिए, should create job for skilled and unskilled people. It should provide employment opportunities to economically backward and divyang people. तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी देता है और अच्छे लोगों को भी देता है। यहाँ पे बैकवर्ड क्लास और दिव्यांग पर्सन लिखा हुआ है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो थोड़े से इनकम के जरिए से थोड़े कमजोर लोग होते हैं अपने सोशल सोसाइटी में, उन्हें सपोर्ट करता है। चाहे वो स्किल्ड टाइप की जॉब प्रोवाइड करे या अनस्किल्ड टाइप की प्रोवाइड करे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सोशली बिजनेस कैसे ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। सोशली वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा देता है बिजनेस। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एम्प्लॉय को क्या वेलफेयर प्रोवाइड करती है बिजनेस। स्किल्ड और अनस्किल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वर्कर आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। So if employees are properly taken care of,
इट ब्रिंग्स वेलफेयर टू द सोसाइटी। अगर एक बिजनेस जो फर्म होती है वो अपने एम्प्लॉय का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखे, ये नहीं कि वो लेबर है तो मैं उसे वैसा ट्रीट करूँ, और वो इतना अच्छा एम्प्लॉय है, मैनेजर है, तो मैं उससे ऐसा। दोनों की यहाँ बात की गई है, दोनों एक सोसाइटी के पार्ट है, और उनको अच्छा अगर आप लोग केयर करेंगे, उनके लिए अच्छा प्रोवाइड करेंगे, क्या बोलते हैं, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, बेटर एनवायरनमेंट टू वर्क, तो वो लोग भी एक वेलफेयर होगा सोसाइटी के लिए, उन लोग की भी बेनिफिट होगी। दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज, ऑफरिंग इंसेंटिव्स एक्सेट्रा। तो ये सब चीज से आप सोशल वेलफेयर कर सकते हैं एम्प्लॉय का, और उन्हें बेनिफिट दे सकते हैं। जैसे रेम्यूनरेशन, उनकी पेमेंट स्कीम अच्छी होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ये नहीं कि 1 मंथ हो गया और फिर भी किसी को सैलरी नहीं दी जा रही है एम्प्लॉय को, तो इससे एम्प्लॉय डीमोटिवेट होते हैं और अपने वर्क के अगेंस्ट में वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रह जाते। अच्छी कंडीशन देना चाहिए उनको, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जहाँ वो वर्क करते हैं उनका टेबल, उनकी चेयर, उनका फैन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, वो सब अच्छे होना चाहिए। इम्पार्शियल पर्सन पॉलिसीज जो होती है, जो वैसा मैं आपको बताया कि ये मैनेजर है, ये ऑफिस बॉय है, तो वैसा इम्पार्शियल नहीं होना चाहिए। ऑफरिंग इंसेंटिव, उनको कुछ महीनों के पीरियड पे, कुछ वीकली कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहे। तो ये था वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसमें 4 पॉइंट कवर कर चुके हैं, और 5th पॉइंट है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। बिजनेस जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे जो रहते हैं अपने सोसाइटी में, उसे भी सॉल्व करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज लाइक traffic jam, growth of slums, air and water pollutions, etc. Business should be aware of this and should try to reduce them. बिजनेस जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बनते जा रही है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग को दिखाई दे रही है। जैसे रोड पे बहुत ट्रैफिक्स हो रही है, लॉजिस्टिक जो सप्लाई होता है, बड़े बड़े कंटेनर ट्रक्स जो भी जाते हैं हाईवेज के जरिए, वहाँ पे कितने सारे ट्रैफिक्स हो रहे हैं आपको भी पता है। ग्रोथ ऑफ स्लम्स, अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, अभी हम लोग ने पढ़े थे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो बिजनेस जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है तो बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आते हैं। जैसे अभी अपने मुंबई में अगर देख लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, तो ये इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए वर्कर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो दूसरे दूसरे स्टेट से लोग माइग्रेट होते हैं यहाँ वर्क करने के लिए, एज ए एम्प्लॉय करने के लिए और लेबर वर्क करने के लिए। तो वो लोग अगर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो स्लम्स ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो स्लम्स भी बहुत सारे बढ़ते जा रहे थे। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, आप लोग भी इससे अवेयर होंगे कि इंडस्ट्रीज बनती है तो एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। लेकिन बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस ऐसे जो इसे माइंड में रखते हैं और अपने ये सब एक्टिविटीज को थोड़ा सा रिड्यूस करके एक एफिशिएंटली एक्टिविटी करते हैं इन एन एफिशिएंट मैनर, तो ये सब रिड्यूस होता है। बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम। वो लोग ट्राई करें कि इसे खत्म करना चाहिए, ऐसी सब एक्टिविटीज से लोगों को जो नुकसान हो रहा है उसे खत्म करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। Business house should take care of general welfare of the society. For that, they should give donation for good cause, offering scholarships for higher education, etc. यहाँ पे समझ लीजिए कि ये पॉइंट का क्या मतलब है। एक ऐसा बिजनेस जो अभी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उनके रिजर्व्स भी बहुत सारे अच्छे हैं और कंडीशन बहुत अच्छी है वो बिजनेस की, तो उस बिजनेस को कुछ सोसाइटी के लिए भी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि कुछ डोनेट कर दे, कुछ अच्छे काम के लिए डोनेट कर दे, किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन से मिलके वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दे, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा उन बच्चों का जो नहीं पढ़ सकते हैं फीस की वजह से। तो यही था इस पॉइंट में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अभी हम लोग ने कवर किए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसमें था 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। होपफुली आपको वो दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, बस एक बार आप लोग रीड करिएगा, साइड पॉइंट को माइंड में रखिएगा, आपको वो बहुत ईजी लगेगा। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ये एक न्यू आंसर है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एवरी बिजनेस ऑपरेट विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट। ये तो एकदम कॉमन सी बात है, अभी तक आपको समझ गया होगा, हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही चल रहा है। दैट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। प्रॉफिट बोलते किसको है, आज आप लोग समझ लीजिए कि प्रॉफिट बोलते किसको है। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आपको प्रॉफिट देता है।
आपका एक्सेस रेवेन्यू जो होता है, जो आप लोग पूरा जनरेट किए हैं, पूरा सेल्स से जो आपके रेवेन्यू आया है, इनकम आया है, उसमें से आप लोग अपना कॉस्ट को लेस करिए तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ रोल ऑफ प्रॉफिट है बिजनेस में, प्रॉफिट का कितना महत्व है वो इसमें बता रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या है पॉइंट के जरिए। सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न टू इन्वेस्टर। एकदम एकदम कॉमन सी बात है कि कोई इन्वेस्टर, जैसे मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ तो मुझे उसके रिटर्न में प्रॉफिट चाहिए या मुझे उसके रिटर्न में अच्छा इनकम चाहिए, क्योंकि मैंने अपना कैपिटल लगाया उस कंपनी में। यहाँ रीड कर लेते क्या है। द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न। ये देखिए, एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑन देयर कैपिटल। जो वो कैपिटल लगाए उस पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको फेयर रिटर्न मिले। दिस इज पॉसिबल इफ एडिक्वेट प्रॉफिट आर अर्नड बाय बिजनेस। अगर बिजनेस के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, यहाँ देखिए ये वर्ड को मार्क कर लीजिए, एडिक्वेट प्रॉफिट अगर है किसी बिजनेस के पास, तो ही वो अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आपको मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। उसके आर एन डी फॉर्म, उसके आर एन डी टीम्स जो होती है वो रिसर्च करती है उनके बिजनेस पे कि किस चीज़ में वो लैग कर रहे हैं या कौन से चीज़ को वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एडिक्वेट प्रॉफिट एनेबल्स द फॉर्म टू स्पेंड मोर ऑन आर एन डी। अगर किसी बिजनेस के पास ज़्यादा प्रॉफिट है, एक्सेस में प्रॉफिट है, तो वो ज़्यादा स्पेंड करेगी अपने आर एन डी डिपार्टमेंट पे, ताकि और रिसर्च हो और डेवलपमेंट हो उनके बिजनेस, उनके प्रोडक्ट का। दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट। इससे आपका टेक्नोलॉजी इंक्रीजमेंट होगा। अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉर्रुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, जो आप लोग देखते होंगे, कार्टन जिसको बोलते हैं, कार्टन। तो वो जब बनता है तो वो ट्रेडिशनली भी मैन्युफैक्चर हो रहा है आजकल और मॉडर्न तरीके से भी हो रहा है। तो जो ट्रेडिशनल हो रहा है उसमें कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर बहुत लगती है और मशीनरी उतनी उतना यूज नहीं करते हैं वो लोग। और जो अभी मॉडर्न चल रहा है उसमें मशीनरी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन लेबर कम लगते हैं और ऑटोमेशन ज्यादा हो गया, तो इससे कॉस्ट भी कम होता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पॉसिबल हुआ। तो वो एक एग्जाम्पल था कॉर्रुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ये तो किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा इच्छा रहती है कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा बिजनेस एक्सपांड हो। तो ये कब पॉसिबल है? जब आपके पास एक्सेस प्रॉफिट हो। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर रहे हैं तो आपको ये चीज सोचने के कोई बेनिफिट ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आप आगे एक्सपांड कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इन द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। आपकी बिजनेस का इंटरनल सोर्स ऑफ फंड सबसे बड़ा प्रॉफिट ही होता है। दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ मार्क कर लीजिए, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये प्रॉफिट ही आपको बेनिफिट, आपको हेल्प करेगा कि आपके बिजनेस को इंक्रीज करे, एक्सपांड करे और डाइवर्सिफाइड वे में चलाए। द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। वही प्रॉफिट जो बिजनेसमैन ने जनरेट किया है अपने सेल्स के जरिए, उसको वो वापस से इन्वेस्ट करता है अपने ही बिजनेस में, क्योंकि उसे फर्दर डेवलपमेंट चाहिए होता है अपने बिजनेस में। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम। ऐसा भी टाइम आता है बिजनेस के पास कि जब उन्हें ड्यूज पे करना होता है, अपने क्रेडिटर्स को ड्यूज देना पड़ता है। तो वो टाइम पे जब आपका अगर कोई फॉर एग्जांपल सेल्स नहीं हुई है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई है, तो आपके रिजर्व में जो आपकी प्रॉफिट रखी हुई है पहले की, वो काम आता है ड्यूज क्लियर करने में। तो ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉफिट। इट ऑल्सो मोटिवेट द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि प्रॉफिट से एम्प्लॉय को कैसे बेनिफिट होगा, उसे तो उसकी सैलरी चाहिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो उसे एम्प्लॉय को उस प्रॉफिट में से भी पे करना है। जैसे जो इंसेंटिव्स होता है वो अपने जेब से कंपनी नहीं देती है, वो सैलरी दे के चाहेगी तो हटा सकती है, लेकिन वो एम्प्लॉय उस बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है, तो उस प्रॉफिट में से भी एम्प्लॉय चाहता है कि उसे इंसेंटिव मिले, कुछ बेनिफिट मिले। तो एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहता है कि हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कोई इशू नहीं है। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है और एफिशिएंट वे में रन करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो प्रॉफिट बिजनेसमैन अर्न करते हैं वो उनके जीने के लिए, उनके लाइफ को अच्छी करने के लिए वो
मतलब अर्न करते हैं प्रॉफिट। यहाँ देखिए क्या लिखा है, बाय अर्निंग सफिशियंट प्रॉफिट दे कैन लीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ। ये देखिए वो इतना प्रॉफिट अर्न कर ले कि उनकी लाइफ जो है डिसेंट तरीके से चले, थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स, क्योंकि सब वांट्स जो है वो पूरी हो जाए, इतना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो प्रॉफिट का देख रहे कहाँ कहाँ तक बेनिफिट है, बिजनेसमैन के पर्सनल लाइफ तक भी बेनिफिट है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क। ये वर्ड्स रिस्क भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये दो वर्ड कैसे आ गए। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज रिवॉर्ड, प्रॉफिट को आप लोग बोल सकते हैं रिवॉर्ड है, बेशक बोल सकते हैं, फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। लेकिन बहुत सारे बिजनेस रिस्क को अपने माइंड में रख के एक बिजनेसमैन ये प्रॉफिट निकालता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन मैं डर भी रहा हूँ कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट किया या इतना रॉ मटेरियल इस टाइम खरीद लिया तो मेरा फ्यूचर में क्या होगा, प्रोडक्शन सप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। तो वो अगर मैं रिस्क ले लूँ और फ्यूचर में मेरा सेटिस्फाई हो जाए सब वांट, तो मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट ही मिलना है। लेकिन अगर मैं वही टाइम डर जाऊं कि नहीं ऐसा है, रिस्क लेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट ऑल्सो सर्व एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड। बिजनेस में प्रॉफिट इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि कोई ऐसा आपको रिस्क आ जाए जो अनअवॉइडेबल हो, जैसे फॉल इन डिमांड, यहाँ पे दिया है फॉल इन डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। जैसे बहुत बड़ा रिस्क है ये कि कभी भी डिमांड में डिक्लाइन हो जाता है, कभी कोई कस्टमर को नहीं पसंद आया कोई प्रोडक्ट तो वो नहीं खरीदता है, तो दूसरे को भी रिकमेंड करता है कि ना खरीदो, तो वो डिमांड भी उसकी बहुत कम हो जाती है। तो ये मतलब अनसर्टेन है, कभी बोल के नहीं आता, तो प्रॉफिट वहां पे काम आता है। एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई सडनली, तो उसके में भी बेनिफिट होता है कि प्रॉफिट रहेगा तो कोई इशू नहीं है। यहाँ लास्ट पॉइंट है आपका, प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस में, सर्वाइवल। एक ये लास्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो आपको सर्वाइवल का एक उम्मीद दिखाती है कि आप मार्केट में रह सकते हैं। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट इट विल नॉट सर्वाइव। अगर वो कोई प्रॉफिट उतना नहीं जनरेट कर रहा है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है, ड्यू टू कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में आप ही के प्रोडक्ट की तरह, आप ही के बिजनेस की तरह बहुत से लोग होंगे, तो उनको कम्पीट करने में उस लेवल का कंपटीशन के बीच में से प्रॉफिट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी बात होती है एक बिजनेसमैन के लिए। अगर वो नहीं जनरेट कर पाता है प्रॉफिट, तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा वैसी मार्केट में। प्रॉफिट मीन सर्वाइवल इन कंपटीशन एनवायरनमेंट, अभी मैंने बताया आपको। ये था आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रियल लाइफ के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन रियल लाइफ में आपको ये सब चीज को दिमाग में रखना है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। प्रॉफिट कितनी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, कहीं पे प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना पड़ता है, कहीं पे प्रॉफिट को अपने बिजनेस को ग्रो या एक्सपांड करने के लिए यूज करना पड़ता है। तो वही सब है, प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस में। आज के लेक्चर में मैं यही स्टॉप करता हूँ। एक लास्ट